नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं पंकज कुमार। आज हम फिर हाजिर हैं अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी हेल्थ से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हमारे साथ जुड़ी हैं कोची से डॉक्टर स्मिता मेहता, जो कि अमृता हॉस्पिटल की प्रोफेसर और हेड ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन है। डॉक्टर मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बड़ी ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसके मामले लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अस्थमा की, जो कि आजकल बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिल रही है। इससे पहले हम इस शो की शुरुआत करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर मेहता, मेरा पहला सवाल है, अस्थमा बीमारी किस वजह से होती है और ये किन किन लोगों में हो सकती है? अस्थमा के ये सवाल को जानने से पहले हम जाने कि अस्थमा होता क्या है बेसिकली, बिकॉज अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र या फिर सांस की नली जो होती है, सांस लेने की जो ट्यूब या फिर जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसकी वजह से उसको सूजन आने की वजह से हो जाती है। अभी मैंने आपके लिए स्पेशली हमारे जो भी दर्शक है जो इसको देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक ट्यूब दिखाई दे रहा है जो एक नॉर्मल ट्यूब है। आप देख सकते हो कि इसका जो अंदर का वो जो होल है वो बहुत ही ओपन है। अभी ये नॉर्मल ल्यूमेन या फिर नॉर्मल जो सांस की नली है उसका ल्यूमेन बोल सकते हैं। अभी जिसको भी एस्मा होता है उन पेशेंट में ये ल्यूमेन आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू दिस ल्यूमेन ये बहुत ही नैरो हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे सांस लेने की जो ट्यूब है या फिर नली है उसमें एक नैरोइंग या फिर सूजन आने की वजह से एस्मा होता है। अभी एस्मा किसी को भी हो सकता है। एस्मा का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि बूढ़े लोगों को होगा या फिर एडल्ट को होगा या फिर बच्चों को होगा, किसी को भी हो सकता है। तो उसका उम्र के हिसाब से कुछ भी संबंध नहीं होता है, वो किसी भी बंदे को हो सकता है। आपने ट्रैकिया की बात की, जाहिर तौर पर ये सांस नली है और आपने बताया कि वो ल्यूमेन जो है वो भर जाता है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाता है। पर ये स्वेलिंग की वजह क्या हो सकती है? क्या ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैं ये जानना चाहता हूँ, या क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है? क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों में आ गया। कई बार ये देखा जाता है कि ग्रैंडफादर में ये प्रॉब्लम है तो ग्रैंडसन में वापस रिपीट हो गया। तो इसका क्या ये आनुवांशिक बीमारी है, क्या ये जेनेटिक डिजीज है, या ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? किस तरह की बीमारी है, जरा इस पर भी प्रकाश डालें डॉक्टर मेहता। श्योर पंकज कुमार जी, सो आपने बहुत अच्छे से सही से बताया कि आनुवंशिक बीमारी तो जरूर से है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को जिसको एस्मा है उनको आनुवंशिक तौर से ये मिला है। हालांकि जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फैमिली में किसी को भी एस्मा हुआ है, उन लोगों को ये बीमारी आनुवंशिक तौर से मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो एक रीजन है कि जेनेटिक या फिर आनुवंशिकता प्रकृति के कारण मिल गया। उसको एक एक्सट्रिंसिक एस्मा या फिर इंट्रिंसिक एस्मा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्मा, जिसमें आंतरिक अस्थमा और बाहरी अस्थमा बोलते हैं। अभी जो बाहरी अस्थमा है, बाहरी अस्थमा एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी मीन्स आप किसी भी चीज
से आपका ट्रेकिया या फिर जो मैंने ये लूमेन दिखाया था उसमें आप जब भी सांस लेते हो आपका एयरवे जब भी उस पर्टिकुलर ट्रिगर के कांटेक्ट में आता है तब वो सिकुड़ जाता है, उसमें सूजन आ जाता है, उसको आप बाहरी अस्थमा बोलते हैं। जबकि आंतरिक अस्थमा के लाइक इंट्रिंसिक अस्थमा फैमिली वजह से या फिर किसी भी दौरे की वजह से, किसी को भी यदि कोई टेंशन है या फिर स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई भी बैड न्यूज, कोई 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 कुछ 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 लोग ज्यादा हंसते हैं तो भी उनको एस्मा हो जाता है। तो फिर कोई भी ट्रिगर्स होते हैं, कोई कोई लोगों को नट्स खाने से, खाने की एलर्जी की वजह से हो जाता है, मौसम के चेंज होने की वजह से होता है, बारिश में होता है, ठंड में होता है, गर्मी में जब गर्म हवाएं चलती है धूल से होता है, परफ्यूम से होता है, परफ्यूम की स्मेल से होता है, या फिर आपके घर में कोई पेट्स हो, आपका घर बहुत ही डेकोरेटेड हाउस है जहाँ पे बहुत सारे कारपेट्स कर्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें धूल मिट्टी जमा हो जाती है, उससे होता है। अभी नया जानने में मिला है कि जो एसी के फिल्टर्स है उसमें फुफड़ या फिर फंगस जमा हो जाने की वजह से भी एस्मा हो सकता है। तो एस्मा के बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो किसी को भी कभी भी हो सकता है, पर हाँ ज्यादा दौर पर आनुवंशिक एस्मा या फिर जेनेटिक एस्मा बच्चों में दिखता है, और जो आंतरिक एस्मा या फिर इंट्रिंसिक एस्मा है वो बड़े लोगों में भी दिखाई दे सकता है, पर्टिकुलरली विमेन जो मिडिल एजेड फीमेल है उनमें वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि दो तरह के अस्थमा होते हैं, एक और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कुछ ट्रिगर होना चाहिए, और ट्रिगर के लिए प्रॉबेबली ये रीज़न है कि बाहरी रीजन हो सकता है, और इंटरनल जो छोटे बच्चों में दिखाई पड़ता है वो अनुवांशिक हो सकता है। पर इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट है क्या? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि ये बीमारी आपको एक बार हो गई तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग इसको झेलना है, जबकि अगर हम दूसरे मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेद या होम्योपैथ, उसमें ये दावा किया जाता है कि इसका इलाज किया जा सकता है। ओके, तो क्योंकि मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं उसके बारे में ही आपसे बात करूंगी। और ये सवाल मेरे सारे पेशेंट्स भी पूछते हैं क्योंकि मेरे ज्यादातर पेशेंट एस्मा के पेशेंट्स आते हैं मेरे यहाँ पे भी। और आपने जैसे बताया बच्चों में भी बहुत ज्यादा डर है और उनके पेरेंट्स तो सच में वरीड होंगे क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उनको एस्मा हो गया। अभी हम बताएंगे कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है तो आप समझ सकते हैं कि उन पेरेंट्स को कितनी चिंता हो रही होगी। सो सबसे पहले अस्थमा एक क्योरेबल डिसीज नहीं है, उसकी बीमारी अभी तक मालूम नहीं हुई है, बट इट इज कंट्रोलेबल, मीन्स कि नियंत्रण कर सकते हो आप। तो मैं सारे पेशेंट को जो एग्जांपल देती हूँ वही मैं आपको देना चाहूंगी कि जैसे हमें बुखार आता है या फिर न्यूमोनिया हो जाता है तो फिर उसके लिए हम एक बार दवाई लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है। उसके लिए कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता है कि आपको लाइफ में फिर कभी भी न्यूमोनिया फिर फीवर नहीं आएगा। उसी तरह से एस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल के बाद वो जो भी मेडिसिन है, इनहेलर या जो भी है वो आप बंद कर सकते हो। और जब फिर से अस्थमा का दौरा पड़े या फिर आपको कोई ट्रिगर से एक्सपोजर हो जाए तब आपको वो बीमारी का इलाज करने की जरूरत है। तो अस्थमा क्योरेबल नहीं है पर कंट्रोलेबल है। और अभी तो इतनी सारी दवाइयां मौजूद है कि आप एक अस्थमा पेशेंट बिल्कुल एक नॉन अस्थमा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की लाइफ जी सकता है। उसकी ट्रीटमेंट मेनली इनहेलर थेरापी है और इनहेलर के लिए बहुत सारे स्टिग्मा है, इसीलिए लोगों को डर लगता है कि उससे एडिक्शन हो जाएगा या फिर लाइफ लॉन्ग वही मेडिसिन लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह, और इसीलिए वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में ज्यादा चले जाते हैं। पर यदि एलोपैथी में उसका कोई कंप्लीट इलाज मौजूद नहीं है तो फिर ये बताना भी बहुत ही ज्यादा होगा कि आयुर्वेद वाले या होम्योपैथी वाले भी उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर मेहता मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ये भी बात होती है कि जिनको अस्थमा हुआ है उनको सोराइसिस का भी खतरा रहता है। क्या अस्थमा को ये माना जाए कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? क्योंकि सोराइसिस के बारे में तो ये पुख्ता तौर पर पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और आपने बेहतर बताया कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा आप ये भी बताएं कि क्या ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसके लिए हम अल्टरनेटिव थेरापीज क्या अपना सकते हैं? ओके, तो ये जो आप बता रहे हो कि सोराइसिस के साथ वो दिखने को मिलता है, अभी सोराइसिस के ट्रीटमेंट में भी स्टेरॉइड्स का यूज होता है और एस्मा के ट्रीटमेंट में भी स्टेरॉइड्स का यूज होता है। तो जब आप सोराइसिस के ट्रीटमेंट, सोरियासिस के ट्रीटमेंट का स्टेरॉइड का डोज कम कर देते हो तब
एस्मा ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए उनको लगता है कि ओ वो दोनों को एग्जिस्टिंग है। एस्मा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। एस्मा एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है कि उनको शायद उनकी बॉडी में कोई कोई इंटरल्यूकिन्स या कोई भी फैक्टर्स का ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो वो एस्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नहीं आता है। द रीजन सोरियासिस पेशेंट्स आर सफरिंग इज व्हेन उनका स्टेरॉइड का डोज कम करने की कोशिश करते हैं तो जो एस्मा स्टेरॉइड की वजह से मास्क हो गया था वो बढ़ गया। इसीलिए ऐसा लगता है कि ओ सोरियासिस में एस्मा मिल गया, ऐसा नहीं है। अस्थमा पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? क्योंकि मैं इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सोराइसिस है और सोराइसिस का रिलेशन अस्थमा से है। तो मैं आपके जरिए ये दर्शकों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि अस्थमा पेशेंट को किस हद तक एक्सरसाइज करना चाहिए। Okay. So what I suggest to my patients कि asthma there are different types of asthma, एक extrinsic एक intrinsic asthma हमने बताया। अभी हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा भी एक टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी बंदा पर्टिकुलर जिम्नास्टिक वाले या फिर जो भी ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर जिम में जाके ट्रेनिंग करते हैं उनको एक्सरसाइज के बाद एस्मा होता है। इसका कारण ये है क्योंकि उसकी एस्मा उनका जब एक्सरसाइज की वजह से देयर आर सम सिक्रीशंस इन द बॉडी कि ट्रेकिया जैसे मैंने आपको दिखाया था उसकी सांस की नली ऐसे सिकुड़ जाती है, उसी वजह से होता है। तो ऐसे जिसको एक्सरसाइज की वजह से एस्मा होता है उन लोगों को एक्सरसाइज के 20 मिनट से पहले इनहेलर लेना चाहिए। अभी आती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। वो सारी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज मींस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एस्मा पेशेंट्स आर स्विमिंग। स्विमिंग करने वाले को एस्मा पेशेंट को स्विमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, एक्सेप्ट कि यदि उनको क्लोराइड वाटर से एलर्जी हो तो ही वो प्रॉब्लम कर सकता है, नहीं तो वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एस्मा पेशेंट के लिए। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग, वो भी कर सकते हैं पर उनका एस्मा वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जैसे वो हम योगा प्राणायाम करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज भी एस्मा पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारक हो सकती है। जी हाँ, तो आप ये रिकमेंड करती हैं कि जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको योगा और प्राणायाम करना चाहिए, और जाहिर तौर पर अगर प्राणायाम की बात होती है तो कपालभाति इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। मैं सही हूँ डॉक्टर? तो आप प्लीज़ बताएं कि कपालभाति जरूर करना चाहिए। पर बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या इस अस्थमा का संबंध पॉल्यूशन से भी है क्या? क्योंकि जिस ल्यूमेन की आप बात कर रही हैं, क्या पॉल्यूशन की वजह से ट्रैकिया का जो साइज है, वो जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है क्या? तो पॉल्यूटेंट चाहे वो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, क्या इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ओके, अभी हम जब डेटा जो आ रहे हैं 2020 और 2018 में बहुत सारे जर्नल्स में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें बताया गया है कि बच्चों में अस्थमा का लेवल बहुत बढ़ रहा है। और जैसे हम सोच सकते हैं कि मेट्रो लेवल में तो वो ज्यादा ही होगा, मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि गाँव में भी बढ़ रहा है। तो जहाँ पे इतना डेवलप अभी क्या हो रहा है कि इंडिया जैसे कंट्री में वो जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो रही है। सिटी बाउंड्रीज एंड विलेज बाउंड्रीज आर जस्ट बिकमिंग मर्ज। तो एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, वो गांव हो या सिटी हो या फिर मेट्रो हो, सब जगह पे सेम है। तो जो हवा का जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से एस्मा ज्यादा हो सकता है। दूसरा है कि इन हाउस पॉल्यूशन जहाँ पे आप खाना बनाने के लिए या फिर पानी गर्म करने के लिए, खाना तो सही में सब लोग गैस ही यूज करते हैं, पर पानी गर्म करने के लिए बहुत सारे लोग लकड़ियां जलाते हैं या फिर घर के अंदर लकड़ियां जलाते हैं, या फिर कोई कोई लोग ठंडियों की ऋतु में कुछ घर के अंदर कुछ हीटर या फिर कुछ यूज करते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है, या फिर घर के अंदर कोई स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से बच्चों में सांस की बीमारी बहुत बढ़ने का चांसेस हो सकता है। मेरा अंतिम सवाल होगा डॉक्टर, क्योंकि कोरोना की बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, तीसरे लहर की भी बात चल रही है, क्या जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं?
कोरोना के जो भी डेटा अभी तक हमें मिले हैं और जानने में आया है, जिनको भी मॉडरेट या सीवियर किस्म का अस्थमा, अभी मॉडरेट या सीवियर किस्म का अस्थमा उनको होता है कि जब हम स्पायरोमेट्री अस्थमा के टेस्ट के लिए जब आप जाते हो आपकी हॉस्पिटल में, डॉक्टर आपको एक फूंकने वाला टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, जिससे वो पता कर सकते हैं कि आपकी सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है। उसमें जिनका भी कैपेसिटी 50% से ज्यादा है, उन लोगों को मॉडरेट और सीवियर लेवल का अस्थमा होने का बोल सकते हैं। तो जो भी लोग जिनका नॉर्मली बेसलाइन लेवल भी 40% या 50% से कम है, वो लोगों को सीवियर कोविड होने के चांसेस है। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जी हाँ, मैं फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जरिए दर्शकों से साझा किया है। डॉक्टर, आपने ये भी बताया कि लाइफस्टाइल चेंज करने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ अस्थमा के कितने प्रकार हैं, क्योंकि ट्रिगर भी एक वजह है और आनुवांशिकता यानी जेनेटिक डिसऑर्डर भी है ये। इसलिए अस्थमा पेशेंट को बेहद सावधानी की ज़रूरत है और उन्हें एरोबिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।